नमस्कार, मैं अपूर्वानंद आपके सामने फिर हाजिर हूँ सिद्धार्थ वरदराजन के साथ बातचीत करने के लिए। और अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, यहाँ से बहुत दूर गाज़ा पट्टी पर इज़राइल की बमबारी जारी होगी। हमें आज सुबह ही यह खबर मिली और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से कि इज़राइल ने गाज़ा पट्टी के तकरीबन 11-12 लाख लोगों को कहा है कि वे 24 घंटे के अंदर गाज़ा पट्टी छोड़ दें। बमबारी जारी है। कल तक की खबर यह थी कि इज़राइल के ही मुताबिक उसने 6000 बम गाज़ा पट्टी पर गिराए। वे दृश्य जिनमें इमारतें ज़मींदोज़ हो रही हैं और मस्जिदें गिर रही हैं, गिरजाघरों को तबाह किया जा रहा है, अस्पताल, विश्वविद्यालय, दूसरी तमाम इमारतें और रिहायशी मकान जिनमें लोग रह रहे हैं, बिना किसी चेतावनी के इज़राइल उन्हें ज़मींदोज़ कर रहा है। अभी तक की खबर के मुताबिक गाज़ा पट्टी में 1600 लोग मारे गए हैं, जिनमें सैकड़ों बच्चे भी हैं, क्योंकि गाज़ा पट्टी में जो आबादी है उस आबादी में आधे से ज़्यादा बच्चे हैं। तो आज हम जब यह चर्चा कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि एक भयानक आपदा गाज़ा पट्टी के सामने खड़ी है, और वह आपदा इस हिंसा की है जो इज़राइल उसके साथ कर रहा है, और दूसरी आपदा भुखमरी की है, क्योंकि गाज़ा पट्टी को चारों तरफ से इज़राइल ने सील कर दिया है। बिजली और पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है। गाज़ा पट्टी पूरी तरह से अंधेरे में है, वहाँ पानी नहीं है, खाने को चीज़ें नहीं हैं, और एक भयानक आपदा के बीच वह है। लेकिन दुनिया के जितने भी देश हैं, उन्होंने अब तक इज़राइल को युद्ध विराम के लिए नहीं कहा है। ये जो पूरी परिस्थिति है, जिसका फौरी संदर्भ एक हफ्ता पहले हमास के द्वारा इज़राइल पर किया गया एक अचानक हमला था, जिसमें कोई अब तक की खबर के अनुसार 1000 से ज़्यादा इज़राइली मारे गए हैं, कई बंधक बना लिए गए हैं। उस हमले को फौरी संदर्भ बतलाया जा रहा है, लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह फौरी संदर्भ हमास के हमले का, उस संदर्भ में ही इसको समझना काफ़ी होगा, और इज़राइल की इस हिंसा पर पूरी दुनिया की लगभग चुप्पी को भी हम कैसे समझें और ख़ुद हमें अपना रुख कैसे बनाना चाहिए। सिद्धार्थ, आप ख़ुद कैसे देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते में जो कुछ हुआ? कहा यह जा रहा था कि हमास ने बिना उकसावे के इज़राइल पर हमला किया, तो और उसको दहशतगर्द हमला कहा गया। इस पूरे डिस्क्रिप्शन से जो दहशतगर्द हमले का डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद इज़राइल की इस धमकी से कि हम गाज़ा पट्टी को बिल्कुल तबाह कर देंगे, और एक भी व्यक्ति और हर हमास का आदमी, एवरी हमास मैन इज़ अ डेड मैन, जो नेतन्याहू ने कहा और बाकी लोगों ने कहा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये दहशतगर्दी वाला सवाल, इसको कन्फ्रंट किया जाए। हमास का जो हमला है इज़राइल पे, ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक मिलिट्री ऑफेंसिव था, और उस मिलिट्री ऑफेंसिव के तहत बेशक, और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकते, बेशक बहुत जगहों में जो युद्ध के जो कानून होते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज ऑफ वॉर, उसका उल्लंघन हमास के जो है फाइटर्स ने किया है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में सिविलियंस को मारा गया है, औरतों बच्चों को मारा गया है, और उनको बंधक बनाया गया है। जो कहीं से इसको आप एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो सिस्टम है, वही सिस्टम आधार है फिलिस्तीन के लोगों को, मतलब वही रास्ता दिखाता है कि वो किस तरह से अपने हकों के बारे में बात कर सके। वही कानूनी प्रक्रिया है। तो हमास ने बेशक बहुत सारी जगहों में उस कानून का उल्लंघन किया। आप इसको राइट्स वायलेशन कह सकते हैं। आप जहाँ जहाँ ये हमले हुए, जहाँ पे सिविलियंस को टारगेट किया गया, आप उसको दहशतगर्द कह सकते हैं। लेकिन ये कहना कि ये एक लड़ाई है दहशतगर्दों
और एक मुल्क के खिलाफ ये गलत होगा, क्योंकि सवाल ये है कि गाज़ा पट्टी और जो वेस्ट बैंक है, पश्चिमी तट जो है जॉर्डन रिवर का, जो दरअसल में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत फ़िलिस्तीनी ज़मीन मानी जाती है, और वो एक फ़िलिस्तीनी नेशन का एक अंग है, और एक आधार बनना चाहिए कि भाई उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए। ये दोनों जो हिस्से हैं फ़िलिस्तीन के, गाज़ा जो है, हाँ अभी तक इज़राइल की सेना वहाँ पे नहीं है, और बल्कि 10-12 साल पहले उन्होंने वहाँ पे जो है विड्रॉ किया, लेकिन गाज़ा पट्टी को एक कैद की तरह चलाया है, जहाँ पे गाज़ा के लोग, मतलब जो बॉर्डर, जो सरहद है इज़राइल के साथ, इजिप्ट के साथ, उन पे जो है तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो एक, और ये इजरायली स्कॉलर्स खुद कहते हैं कि गाज़ा जो है एक लार्जेस्ट वर्ल्ड एक ओपन एयर प्रिजन है, और सबसे सघन आबादी। बिल्कुल, और वहाँ की आबादी मतलब 2-2.5 मिलियन होगी वहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि ये जो है, ये गाज़ा की स्थिति रही। और वेस्ट बैंक, और अभी हम फौरी जो ट्रिगर की बात कर रहे हैं, वेस्ट बैंक का स्टेटस अभी तक एक ऐसा रहा है कि कुछ इलाकों में फ़िलिस्तीनी जो अथॉरिटी है उसकी लिमिटेड हुकूमत चलती है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा, और वो हिस्सा बढ़ रहा है, वो इज़राइल के कब्ज़े में है। और इज़राइल जो है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत, जो जिसपे इज़राइल ने हस्ताक्षर लगाए अपने, मतलब उन समझौते के तहत जो इज़राइली सेटलमेंट्स हैं, आपने उनको डिसमेंटल करना है, लेकिन डिसमेंटल नहीं हो रहा, बल्कि उनको ज़्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है। हर रोज़, हर हफ्ते वेस्ट बैंक से खबरें आ रही थी, और अभी भी जो है वो सिस्टम चल रहा है कि जो सेटलर्स हैं, इजरायली सेटलर्स, वो और ज़मीन जो है वो कब्ज़ा कर रहे हैं। फ़िलिस्तीनी जो वहाँ के जो कम्युनिटीज़ हैं, उन पे हमला हो रहा है। पिछले 1-2 साल में लगभग 400-500 फ़िलिस्तीनियों का कत्ल हुआ है वेस्ट बैंक में, और उनमें आधे से ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये स्थिति पश्चिमी तट की है। गाज़ा का तो वैसे ही एक ओपन एयर कैद है, और जो एक हर कोई अब कह रहा है कि भाई, हर कोई नहीं, मतलब अब बल्कि फ़िलिस्तीन स्टेट के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे भारत सरकार का बयान आया 6 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, पहला बयान मोदी साहब का सिर्फ ये था कि ये एक दहशतगर्द हमला है और हम पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, जो बड़ा अजीब स्टेटमेंट था। और अब जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की राय है कि बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए फिलिस्तीन का मसला हल होना चाहिए। लेकिन इजराइल जो है वो एकदम आज भी तैयार नहीं है, और पिछले 10-12 साल से तैयार नहीं है। तो एक ऐसे सिचुएशन में जहां बातचीत के जो रास्ते आपने बंद करा दिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ताकतवर देश हैं उनमें से कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है, कोई दबाव नहीं डाल रहा है इजराइल पे कि आप जो है अपने ऑब्लिगेशंस पे अमल करें, डायलॉग करें। उल्टा जो है इजराइल की जो बढ़ता हुआ इलीगल बिहेवियर, उसको जो है कंडोन किया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में इजराइल के अंदर खुद उनके जो विशेषज्ञ हैं, सवाल उनका ये था कि भाई आज नहीं तो कल हमला तो मतलब कुछ ना कुछ होना ही है। आतिश जो है कुछ ना कुछ एक्सप्लोजन होगा। शायद ही किसी ने कल्पना की हो, मतलब किसी ने शायद कल्पना नहीं की कि जो है इतना खतरनाक रुख हमास का ये ऑफेंसिव लेगा। लेकिन ये हुआ क्योंकि इजराइल ने परिस्थितियों को ऐसे क्रिएट किया। और मुझे लगता है कि जो रास्ता, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो रास्ता इजराइल अपना रहा है अभी कि हम ऐसी सबक सिखाएंगे जो सदियों, मतलब अगले जो है पीढ़ियों तक जो है ये फिलिस्तीनी इसको याद कर रखेंगे, और गाज़ा और जो है मिडल ईस्ट की रूपरेखा पूरी तरह से हम लोग बदलने वाले हैं। ये जो भाषा है और जो मिलिट्री टैक्टिक्स जो अपनाया जा रहा है, जैसे जो गलांट है डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ऐलान किया कि न बिजली, न पानी, न कोई अनाज या खाना हम गाज़ा तक पहुंचने देंगे।
और फिर उन्होंने एक और वाक्य जोड़ा कि ये लोग जानवर जैसे लोग हैं, ह्यूमन एनिमल्स, और इनके साथ ऐसे ही यही सलूक ठीक है। और मैंने देखा कि बहुत सारे पश्चिमी अखबारों ने पहला बयान का पहला हिस्सा छापा, दूसरा नहीं छापा, जहां गैलेंट कह रहे हैं कि टोटल ब्लॉकेड, लेकिन दूसरा जो हिस्सा था जो उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि भाई दरअसल में इसके मन में इतनी नफरत है, और जो डिफेंस मिनिस्टर ऐसी बात कर सकता है कि आप इंसानों के बारे में ये कह सकते हैं ये जानवर है। आप बेसिकली आप एक संदेश दे रहे हैं अपने सैनिकों को कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो लॉज ऑफ वॉर है, आप मजे से इसको उल्लंघन कीजिए, उसकी परवाह मत करिए, और यही हो रहा है। तो जिस फौरी उकसावे की बात हो रही थी और हम संदर्भ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो फौरी उकसावा कहा गया कि हमस ने बिना उकसावे के हमला किया है। आपने कहा कि इसे एक फौजी हमले के तौर पे देखना चाहिए जिसमें हमस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, और उसको कहा जाना चाहिए कि ये एक तरह का वॉर क्राइम है जो हमस ने किया है, और उसको किसी भी तरह जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि आप युद्ध में सब कुछ होता है जैसा सारे लोग कह रहे हैं। तो लेकिन जो उकसावा है वो कहीं पहले जाता है। एक तो ये कि रोज़ाना फ़िलिस्तीनियों की बेइज्जती या उनकी हत्या, उनका कत्ल, ठीक कुछ समय पहले नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र सभा में जाकर एक नक्शा दिखलाया और उन्होंने कहा कि हम मिडल ईस्ट का नक्शा इस तरह से बदल देंगे। तो यह कहा जा सकता है कि यह तो पूरी धमकी ही थी, जब वो ये कह रहे थे कि हम उस संभावना को ही ख़त्म कर देंगे जो फ़िलिस्तीन की संभावना है, जिस कम से कम वो एक सपना लोगों के दिमाग में है या वो ख्याल है कि फ़िलिस्तीन कभी वजूद में आ सकता है और वो इज़राइल के साथ रह सकता है। लेकिन नेतन्याहू यह धमकी दे रहे थे कि उसका सवाल ही नहीं उठता है। तो अगर उकसावा देखा जाए तो उकसावा वह भी है जिसमें दशकों से जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह प्रयास चल रहा है कि दो देश कम से कम एक साथ रह सकें, उसको उस संभावना को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। तो यह जो प्रयास है इसके बारे में इसको हम कैसे समझें और क्या ये अभी भी मुमकिन है? देखिए, जो टू स्टेट सोल्यूशन है ये दशकों से ये एक जो है डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक अहम एक मांग रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से इज़राइल एक नेशन स्टेट है उसी तरह से फ़लस्तीन को बनने का हक है। लेकिन टू नेशंस टू स्टेट्स सरहद जो है ये लूज नहीं हो सकता है, मतलब, और सरहद जो है ये आर्बिट्री नहीं हो सकता है कि भाई इज़राइल जहाँ तक सरहद का मामला है वो अपनी मनमानी करे, तय करेगा। सरहद जो है ये यूएन, मतलब जिस यूएन रेजोल्यूशन के तहत ब्रिटिश मैंडेट ख़त्म हुआ 48 में और इज़राइल अस्तित्व में आया और उसी वक्त फ़लस्तीन, हालांकि फ़लस्तीन एक राज्य के रूप में नहीं था, लेकिन फ़लस्तीन की जो सरहद है वो उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इज़राइल ने बहुत सारे जो है वेस्ट बैंक के अंदर, जैसे हमने कहा कि सेटलमेंट्स बना रखे हैं और वो चाहते कि ये इज़राइल का एक हिस्सा बने, और इस पे भी शायद फ़लस्तीनी कुछ सेटलमेंट्स के हवाले से तैयार थे कि चलिए ये आप रख लो, लेकिन इसकी जो इक्विवेलेंट ज़मीन है फिर वो कॉम्पनसेशन के तौर पे फ़लस्तीन को मिलना चाहिए। थोड़ा आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन जहाँ तक यरूशलेम का सवाल है, जहाँ तक वेस्ट बैंक का, मतलब कि इज़राइल का क्लेम पूरे जेरूसलम पे है, जबकि जेरूसलम भी दो हिस्सों में बटा हुआ है यूएन मैंडेट के तहत। तो ये टू स्टेट सोल्यूशन था, इसको जो है पूरी तरह से इज़राइल ने ठुकरा दिया, क्योंकि इज़राइल को अपनी ज़मीन मतलब काफ़ी नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से फ़लस्तीनी ज़मीन को हड़पना चाहती है, और इसलिए टू स्टेट सोल्यूशन के दरवाजे उसने 10-12 साल पहले बंद कर दिए। अगर आप उस दरवाजे को बंद कर देते तो सोल्यूशन क्या है? या तो आप फ़लस्तीनियों को का मैस कत्ल करें और उनको अपनी ज़मीनों से भगा दें, मतलब कि गाज़ा पट्टी से और पश्चिमी तट से आप उनको भगा दें, और आप पूरी तरह से उसको इज़राइल का एक हिस्सा बना लें, मतलब एनेक्सेशन जो कहते हैं, जिस तरह से इज़राइल ने जेरूसलम को एनेक्स कर दिया है। अब इज़राइल का, हालांकि दुनिया नहीं इस बात, शायद यूएस के सिवा यूएस कोई बिल्कुल कोई इसको नहीं मानती, मतलब भारत का भी जो
दूतावास है वो टेल अवीव में है, वहाँ नहीं है। बिल्कुल। मतलब तो जेरूसलम को इन्होंने एनेक्स किया है। उसी तरह से अगर ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को एनेक्स करते हैं और कहते हैं कि अब ये इजराइल की टेरिटरी है, तो वहाँ के जो फिलिस्तीनी लोग हैं, क्या आप उनको नागरिकता जो है, बराबरी की नागरिकता देने के लिए तैयार हैं क्या? नहीं तैयार है, क्योंकि अगर आप उनको बराबरी की नागरिकता देंगे, उनको वोट अगर उनको अधिकार देंगे, तो जो है जो आप फिर आपका जो सो कॉल्ड जूइश कैरेक्टर इजराइल का वो बदल जाएगा। तो जो वन स्टेट सोल्यूशन नेतन्याहू पुश कर रहे हैं, उसकी परिभाषा यही है कि एक अनडेमोक्रेटिक स्टेट होगा, और इसके बदले में बहुत लोगों ने कहा है कि भाई एक वन स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए जिसमें वहाँ के जो तमाम लोग हैं सबको बराबर के अधिकार होने चाहिए, चाहे वो यहूदी हो या क्रिश्चियन हो या अरब या मुस्लिम हो, कुछ भी हो। तो ये मतलब ये विजन और विचारधारा और आइडियाज़ की लड़ाई है। लेकिन आज के दौर में जो सवाल है, ये मुझे लगता है कि एक एग्जिस्टेंशियल सवाल अब खड़ा हो रहा है फिलिस्तीनी लोगों के सामने, क्योंकि जब 10 लाख लोगों को, 11-12 लाख लोगों को ऐलान किया जा रहा है कि आप 24 घंटे के अंदर अपने घर मकान सब छोड़ खाली कर दीजिए, आप यहां से भाग जाएं। इससे पहले भी इजराइल ने चेतावनी दी गाजा के लोगों को कि आप ही की भलाई है कि आप यहां से निकल जाए, लेकिन निकल के जाएं कहां? जब अच्छा, मजे की बात यह है कि इजराइल ने शायद 3 या 4 मरतबा रफा जो क्रॉसिंग है उस पर बमबारी, जो गाजा और मस्र का जो सरहद का क्रॉसिंग है, वहां पे उन्होंने बमबारी की, वहां पे ट्रकों को तहस नहस किया। तो आपने लैंड बॉर्डर पूरा बंद कर दिया। समुद्र में कहीं जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये तो दहशतगर्द बोट निकल रहे हैं, आप उन पे हमला करेंगे। तो लोग वहां पे क्या करें? और जो इजराइल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि यही वो कंडीशंस हैं जिसमें से खतरनाक रिएक्शंस निकल आते हैं, और जो है और रेजिस्टेंस निकलेगा। रेजिस्टेंस कौन सा फॉर्म लेगा ये कोई तय नहीं कर सकता, आप तय नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इस बात को मुझे लगता है कि इजराइल के बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं, बल्कि यूनिक जो एक मैं समझता हूं कि एक कल्चर इजराइल का, अगर आप हिंदुस्तान और इजराइल की तुलना करें तो यहाँ मतलब वहाँ इजराइल में जंग के बीच में उनके जो प्रमुख अखबार हैं, बाकायदा वहाँ पे संपादकीय छप रहे हैं कि नेतन्याहू इस्तीफा दे के चले जाएं। वो चाहे हारेट्स हो या जेरूसलम पोस्ट हो, और सारा जो इल्ज़ाम जो है नेतन्याहू के मिस हैंडलिंग पे लगाया जा रहा है, और ये इस पे डिबेट हो रही है। वहाँ पे अब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बन चुका है, तो शायद वो इस्तीफा नहीं देंगे, और ये मांग भी शायद अब नहीं उठेगी। लेकिन सारा जो, अगर हम माफ़ कीजिएगा, इमीडिएट कॉजेज़ की बात करें तो एक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ लोगों का कहना है कि हमास के जहन में ये बात है कि आप एक ऐसा खतरनाक हमला की रचना करें जिससे इजराइल ओवर रिएक्ट करेगा, और उस ओवर रिएक्शन से कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल सकता है। ठीक है, ये एक थियोरी है। मैं इसी थियोरी को पलट के अगर मैं ये कहूं कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू के जहन में भी ये बात थी कि भाई मैं फिलिस्तीनियों को इस कदर दबाऊंगा कि उनसे एक ऐसा रिएक्शन आएगा जो मेरे फायदे में है। पिछले 1 साल से यरूशलेम और दूसरे शहरों में बड़े से बड़े तादाद में आम इजरायली शहरी नेतन्याहू के खिलाफ अपना मोर्चा जो है अपने वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नेतन्याहू उस देश की जुडिशरी को पे कब्जा करना चाह रहे हैं और एक किस्म का एक लीगल डिक्टेटरशिप वहाँ पे जो है उसका सृजन करना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ जो है इजरायली अपनी आवाज़ उठा रहे थे। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं और वो जेल जा सकता है। ये अलग बात है कि जब तक वो पीएम है शायद वो नहीं जाएंगे, लेकिन एक एक्टिव मुकदमा है, वो भी करप्शन का। तो जाहिर है कि अपने बचाव के लिए एक ऐसा शख्स कुछ भी कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये भी मतलब नेतन्याहू के का जो एक एक्सट्रीमिस्ट पोस्चरिंग रहा है पिछले 2-3 साल में,
फ़िलिस्तीन के सवाल को लेके, और जिस तरह से आपने कहा कि भाई नक्शों का जो खेल कर रहे हैं और जिस तरह से कह रहे हैं कि पूरी तरह से मैं रूपरेखा बदल दूंगा, शायद वो यही चाह रहे थे कि भाई एक ऐसा ख़तरनाक रिएक्शन आए हमास से जिसका फ़ायदा मैं अपने डोमेस्टिक बहाना मिल जाए, पॉलिटिक्स के लिए उठाऊं, और दूसरा कि मैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस चलाने की कोशिश करूं। अब कहा जा रहा है कि शायद गाज़ा पट्टी को दोबारा ये लोग ऑक्यूपाई करेंगे, या हो सकता है कि मतलब क्योंकि लोगों को वहां से निकलने का मतलब क्या है, आप पूरे ज़मीन पर कब्जा आप करना ऐलान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 24 घंटे ख़त्म होंगे कल, तब शायद आपका इरादा है कि पूरी तरह से मिलिट्री इन्वेजन वहां पे होगा। और मिलिट्री इन्वेजन का मतलब कि आप स्ट्रीट टू स्ट्रीट आपकी फाइटिंग होगी, सारा जो है जो उत्तरी हिस्सा है जहाँ पे गाज़ा शहर वहीं पे है, सबसे बड़ा जो शहर है वहाँ पे 2-3 ऐसे गाज़ा शहर है, खान यूनिस जो दक्षिण एरिया में है, और कुछ 2-3 ऐसे बड़े कैंप्स हैं। गाज़ा वैसे ही बहुत छोटी जगह है, और जो गाज़ा शहर है उसको लगता है कि नेस्तो नाबूद करने का पूरा प्लान है अभी, और इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई लोग यहाँ से चले जाए, और जो लोग नहीं जाते, जाहिर है कि कौन इतनी जल्दी और कहाँ जाएगा, और वो भी जाए कहाँ, जब यूएन ने कह दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे और ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर होगा। और मतलब अब शायद 8-9 घंटे हो गए जब से यूएन ने यह खबर दी। मैंने ना यूएस से, ना लंदन से, ना फ्रांस से, ना जर्मनी से कोई ऐसा उनके लीडर कोई बयान नहीं देखा हमने जहाँ पे उनके लीडर कह रहे हैं इसराइल को कि आप ये जो आपका जो ऑर्डर है ये इलीगल ऑर्डर है, आप इसको फौरी तौर पे विड्रॉ करें। और हमारे मोदी साहब जो हैं जो ढंडोरा पीटते हैं जब कहते हैं कि जी मैंने रूस और यूक्रेन से कहा कि ये युद्ध का जो है वक्त नहीं है, और ज़ेलेंस्की से कहा गया फ़ोन पे कि भाई युद्ध के ज़रिए जो है कोई समाधान इस समस्या का नहीं निकलने वाला है। एक बार वो नेतन्याहू से फ़ोन पे बात कर चुके हैं, और हमको ऐसी कोई खबर नहीं मिली कि मोदी ने ये ऐसी जो है तजवीज़ या सजेशन नेतन्याहू को दिया कि भाई ये वॉर का वक्त नहीं है और इस रास्ते को आप मत अपनाइए। और ये कहना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि रूस, चीन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, जो मिडल ईस्ट के तमाम जो मुल्क हैं, भले ही उनमें से बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने हमास के इन्वेजन और टैक्टिक्स और मेथड्स को कंडेम भी किया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा है कि रिस्ट्रेंट होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए। और ये तो लॉजिकल बात है, मतलब कि एक ऐसे सिचुएशन में जहां सिविलियंस को पूरी तरह से टारगेट बनाया जा रहा है, और वो शिकार, मतलब 1600-1700 लोग मर चुके हैं, 5-6 हज़ार लोग घायल हो चुके हैं, बेघर। यूएन में कल यूएन का डेटा देख रहा, 3 लाख के आसपास लोग बेघर हैं, आउट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 1.5 मिलियन 2 मिलियन। मतलब ये एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, इसके बारे में जो है किसी का जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। तो कम से कम अभी तो ये बात कही ही जानी चाहिए कि आप युद्ध विराम करें, हमला रोकें और बातचीत के लिए आगे आएँ। इजराइल का ये कहना है कि जो बंधक बनाए गए हैं जब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा हम इसको जारी रखेंगे, लेकिन ये एक ऐसी बात है जिसमें आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, और इजराइल को अपना हमला लगातार जारी रखने का एक बहाना वो मिल रहा है। जहाँ तक यह बात की जाती है कि एक ही मुल्क रहे और एक ही मुल्क में सारे लोग रहें, लेकिन हम इसको देखते रहें, और अभी आपने भी कहा कि जिस तरह की नीतियाँ पिछले सालों में इजराइल ने बनाई हैं उनमें इजराइल सबको बराबरी का हक, शहरी हक देकर रहने वाला मुल्क नहीं दिखलाई पड़ता है। वो यहूदियों के लिए पहला, जिसमें जू फर्स्ट की नीति है कि वह पहले उनका मुल्क है फिर बाकी लोगों का मुल्क होगा। तो ऐसी स्थिति में भी आप फ़िलिस्तीनियों से या मुसलमानों से या ईसाइयों से भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इजराइल को अपना मुल्क मान कर रहे हैं, क्योंकि जेरूसलम में उनको उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। अल अक्सा जो धार्मिक स्थल है, जो तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थान मुसलमान मानते हैं, उस धार्मिक स्थल पर पूरा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी हालत में क्रिश्चियंस पे के ऊपर थूका जा रहा है, और ये इजराइल के अखबारों ने खुद इसकी आलोचना की। हाँ, और वो मतलब यहूदी कर रहे हैं और इजरायली कर रहे हैं। तो ठीक वही सब कुछ इजराइल में अरब मुसलमानों के साथ या ईसाइयों के साथ किया जा रहा है, जो नाजी जर्मनी में या यूरोप में यहूदियों के साथ किया जा रहा था। लेकिन यह बात कहते ही वो नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि ये एंटी सेमिटिज्म है।
इस यानी एक तरह से उन्होंने अपने आप को नाजियों की शक्ल में ढाल लिया है। इस पर चर्चा वहाँ के लोग करते हैं, जैसे वहाँ के विशेषज्ञ, वहाँ के लेखक, कवि, लेकिन खुद भारत में इस बात को नहीं समझा जाता। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा एक अप्रोप्रिएट और एक तरह से कंटेम्प्रेरी रेफरेंस, क्योंकि जब हम नाज़ी के साथ कंपेयर करते हैं तो बड़ा एक समझ में नहीं आता, समझ में नहीं, क्योंकि वो मतलब हिटलरवाद जैसे ऑश्विट्ज जो बड़े डेथ कैंप्स वगैरह, मतलब वो एक उसकी कल्पना करना मुश्किल होता है। लेकिन जो आज के हमारे अहद में जो कंपैरिजन मुझे लगता है कि बहुत उचित है और जिसको बहुत सारे इजरायली खुद अब कहने लगे हैं, वो ये कि ये अपार्थाइड स्टेट है। कि जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका जब श्वेत जो वाइट रेसेस के कब्जे में था और जो यूरोपियन मूल वाले लोग थे, जब उसके और वहाँ पे अपार्थाइड पॉलिसी थी कि भाई एक ही मुल्क में हर किस्म के लोग रह रहे हैं, लेकिन बहुत क्लियरली और एक कानूनी तरीके से जो वहाँ के जो नेटिव अफ्रीकन्स हैं, जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, जो जिनको कलर्ड कहा जाता था, जो मिक्स्ड रेस के थे, उनको जो है सेकंड क्लास थर्ड क्लास सिटीजनशिप की स्टेटस मुहैया कराई। तो ये मुझे लगता है कि इजराइल के अंदर जिस तरह से कानून बन रहा है, जिस तरह से अगर ये अपना एक वन स्टेट सोल्यूशन इम्पोज करेंगे तो फ़िलिस्तीनी जो है, जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, जो फ़िलिस्तीनी या अरब इजराइल प्रॉपर के अंदर हैं आज, वो पूरी तरह से उनको इजरायली सिटीजनशिप प्राप्त है। लेकिन वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक डिस्क्रिमिनेशन के शिकार है। क्यों? क्योंकि जैसे इमिग्रेशन पॉलिसी में अगर कोई इजरायली अरब, इजरायली मुस्लिम किसी बाहरी देश के नागरिक की औरत से या मर्द से शादी करता है, तो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप जो है वो उसको अलाउड नहीं है। जबकि जूइश के लिए कोई दुनिया भर के यहूदियों कोई मसला, तो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे है ऑलरेडी। और जब अगर ये एनेक्सेशन का रास्ता इजराइल पूरी तरह से उस दिशा में चला जाता है, तो जाहिर है कि एक सेकंड थर्ड क्लास सिटीजनशिप का ही सिस्टम, और कोई फ़िलिस्तीनी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो रेजिस्टेंस रहेगा, वायलेंस भी रहेगा, और ये जो है झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब इजराइल के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जो इस बात को समझ रहा, भले ही वो छोटा हो, और लेकिन वहाँ की जो अपनी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वहाँ की जो पीस एक्टिविस्ट हैं, वो डेविड शुल्मन जो प्रोफेसर हैं तेलुगु और तमिल के, वो हर हफ्ते जो है हर वीकेंड को वेस्ट बैंक में जाके फ़िलिस्तीनी लोगों की सहायता करते हैं, वो इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं जब सेटलर्स उन पे हमला करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इजराइल के अंदर, या फिर आमिर हास हैं जो पत्रकार है, बिल्कुल, या गिडियन लेवी, बिल्कुल। लेकिन मैं बंधकों के बारे में बात करना चाह रहा था। एक्चुअली ये जो इसमें जो है इजराइल का बयान है, इजराइल का कहना है कि जब तक बंधकों को नहीं छोड़ा जाएगा हमला जारी रहेगा, ब्लॉकेड जारी रहेगा। अब देखिए, पिछले 10-15 साल में 3 या 4 ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसा सिचुएशन रहा है जहाँ पे इजरायली सैनिक, इजरायली सोल्जर्स बंधक बने हैं और बाकायदा जो है उनको एक्सचेंज भी किया गया, और फिलिस्तीनी जो है बंधकों को कैदी छोड़े गए। तो इजराइल का ये कहना कि भाई ये ऐसा आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ये गले से ये बात नहीं उतरती। हाँ, रही बात सिविलियन बंधकों की, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमास ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है। ये अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये वॉर क्राइम है, मतलब कि इंटरनेशनल कानून आपको कोई हक नहीं देता कि आप किसी सिविलियन को पकड़ के आप उनको किडनैप करें, और ये किडनैपिंग ही है। हाँ, इसको आप ये नहीं कह सकते कि हमने गिरफ्तार किया, ये बिल्कुल अपहरण है। ये तो अपहरण है, और ये बल्कि यूएन के हमने एक लेख छापा अभी बाहर में, मतलब इसको यूएन की टर्मिनोलॉजी में एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस कहेंगे। और ये बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जितना वक्त गुजरता है जब वो आपके कब्जे में है, बूढ़े लोग जो हैं वो मर सकते हैं, बच्चे औरतों को जो है यौन सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार हो सकते, मतलब ये इतना खतरनाक तो मुझे लगता है कि, और हमास ने
जो वॉर क्राइम कमिट किया, जो ब्लंडर किया है, उसको मुझे लगता है कि जल्दी से, मतलब हमास पे दबाव होना चाहिए कि आप सिविलियन बंधकों को तुरंत छोड़ बिना किसी शर्त के आप छोड़ दें। एक फॉर्मूला जो है वो मुस्तफ़ा बागूती ने करण थापर को बताया बाहर में कि एक प्रपोजल है कि जो सिविलियन प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाएगा और इन एक्सचेंज इजराइल जो पैलेस्टीनियन विमेन प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दे। ये प्रपोजल है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहा जा रहा है कि कम से कम 15 या 20 इजराइल के जो मिलिट्री कैप्टिव्स हैं, ये कोई कम नंबर नहीं है। और वैसे इंटरनेशनल लॉ में इस किस्म का, मतलब दे आर प्रिजनर्स ऑफ वॉर यू कुड से, और इनका सेफ मतलब हमास का फर्ज है इन इंटरनेशनल लॉ टू मेक श्योर कि इवन द इजरायली सोल्जर्स प्रिजनर्स आर केप्ट सेफ और उन पे कोई जुल्म ना हो। लेकिन लॉ में एक्सचेंज कॉम्बैटेंट्स का ये चलता रहा है और इजराइल और हमास पहले भी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमास की लीडरशिप को भी सोचना पड़ेगा कि जिम्मेदारी से कैसे काम लें। और जो एक बहाना उन्होंने इजराइल को एक तरह से दे दिया है, जिस तरह से इजराइल ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, वो रास्ता जो है उसको ब्लॉक किया जाए। जो सिविलियन जो एब्डक्टीज हैं, जो किडनैप्ड लोग हैं, इनको फौरी तौर पे छोड़ दिया जाए सही सलामत। ये इसमें हमास की भलाई है, इसमें फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लोगों की भलाई है, क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस इज द लीगली राइट थिंग टू डू। तो अभी स्थिति हम ये कह सकते हैं गाज़ा पट्टी में बिगड़ ही रही है और हम नहीं जानते कि अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है और उन 24 घंटों के बाद क्या होने वाला है। उनमें से 6-7 घंटे गुजर चुके हैं। हम सिर्फ यह अपनी तरफ से दुआ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इजराइल पर दबाव डाले कि वह अपना हमला बंद करे और अपनी धमकी वापस ले। जैसा सिद्धार्थ ने कहा, अब तक हमने किसी देश का ऐसा बयान नहीं देखा है। हमने किसी देश का यह बयान भी नहीं देखा है कि पानी बिजली काटना अपराध है, जैसे यूक्रेन के मामले में कहा गया था। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी अपना यह फ़र्ज़ नहीं निभाएगी और वह इजराइल के जो वॉर क्राइम्स हैं उनको आंख बंद करके देखती रहेगी और वह यह कहेगी, जैसा अभी भी अमेरिका के प्रतिनिधि कह रहे हैं, अभी भी वे बात कर रहे हैं मानो कहा गया कि हमास ह्यूमन शील्ड बनाकर काम कर रहा है। तो ये एक तरह से एक एक्सक्यूज़ देना, एक बहाना देना है कि इजराइल जो सिविलियंस को मार रहा है वो ठीक ही है क्योंकि वो ह्यूमन शील्ड्स हैं और बिना उनको ख़त्म किए हमास के पास पहुंचा नहीं जा सकता। यह एक बेईमानी है और ये आपराधिक बेईमानी है। तो भारत जो परंपरागत रूप से एक भूमिका निभाता रहा है शांति स्थापित करने की, वो उस भूमिका से कहीं अलग चला गया है। हालांकि पिछले एक दिन में उसने अपने आप को ठीक किया है और ये कहा है कि फ़िलिस्तीन का एक मुल्क के रूप में उसका वजूद रहने का हक़ है। लेकिन आगे बढ़कर अब सारे मुल्कों को ये कहने की ज़रूरत है कि फौरी युद्ध विराम इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और उसके बाद बातचीत का रास्ता खुलता है। हम और आप भी नागरिकों के तौर पर, इंसानों के तौर पर यही कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस बातचीत के लिए और हम उम्मीद करें कि जब तक आप ये बात सुनेंगे शायद पूरी दुनिया से इजराइल को यह कहा जा रहा होगा कि वह अपना हमला बंद करे और बातचीत के लिए तैयार हो। बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।